अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की डाटा कम्युनिकेशन CS 601 लेक्चर नंबर 13, आज की क्लास में हम टॉपिक नंबर 61 से 66 तक जो है वो कवर करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 13 है। लेक्चर नंबर 12, 11, 10 जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोग वो लेक्चर लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को एक बात बताता चलूं कि मैंने CS 601 की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं। अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहता है तो सामने आपको स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, इस पर आप मुझसे रब्ता करके CS 601 की क्लासेस जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो करते हैं आज के इस लेक्चर को स्टार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आज के लेक्चर में हमने कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो कवर करने हैं। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं ब्लॉक कोडिंग एंड स्क्रैबलिंग का। जैसा कि आपको लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, वहाँ पे हमने 3 टॉपिक पढ़े थे, लाइन कोडिंग एंड फिर था ये ब्लॉक कोडिंग एंड स्क्रैबलिंग। जैसा कि लाइन कोडिंग हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था, अब जो है वो सेकंड टॉपिक हमने पढ़ना है ब्लॉक कोडिंग एंड स्क्रैबलिंग। ब्लॉक कोडिंग के फर्दर 3 टाइप्स हैं, वो कौन सी हैं? डिवीजन, सब्स्टिट्यूशंस एंड कम्बिनेशन। जबकि स्क्रैबलिंग की भी इसके भी 2 टाइप्स हैं, वो कौन सी हैं? वो है B8ZS हाई डेंसिटी HD B3। इनको हम 1 बाय 1 रीड करेंगे और अच्छे से इनका मुतालिया करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लॉक कोडिंग का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्लॉक कोडिंग को समझेंगे कि इसमें क्या है। तो फर्स्ट इसकी डेफिनेशन हम रीड करते हैं। ब्लॉक कोडिंग रेफर टू द टेक्निक ऑफ एडिंग एक्स्ट्रा बिट टू अ डिजिटल वर्ड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन। बेसिकली हम डिजिटल ट्रांसमिशन को पढ़ रहे हैं, जो कि ये ब्लॉक कोडिंग, लाइन कोडिंग एंड स्क्रैबलिंग जो है वो किसका हिस्सा थे? हमारे डिजिटल ट्रांसमिशन का, क्योंकि ये हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था डिजिटल ट्रांसमिशन का। तो वो कह रहे हैं कि डिजिटल वर्ड जो होते हैं, डिजिटल ट्रांसमिशन में जो हमारे डिजिट्स यूज हो रहे होते हैं, उनके साथ जब हम एक्स्ट्रा बिट यूज करते हैं, इस टेक्निक को कहते हैं ब्लॉक कोडिंग। रेफर टू द टेक्निक ऑफ एडिंग एक्स्ट्रा बिट। तो बेसिकली मेरे पास अगर डाटा है ना 3 वर्ड का, जैसा कि 010, तो ये मेरे पास बेसिकली 3 वर्ड थे। अब मैंने क्या किया, 010 और लास्ट में फिर 0 ऐड कर दिया, तो ये मैंने एक एक्स्ट्रा बिट ऐड किया, तो इसको कहते हैं ब्लॉक कोडिंग। वो एक्स्ट्रा बिट मैंने क्यों ऐड किया? वो रिडंडेंसी बिट होते हैं, इनको एरर डिटेक्शन के लिए ऐड किया जाता है। अब इसकी मजीद डेफिनेशन रीड करते हैं। When we are using line coding, we not know where to the start long zero। वो कह रहे कि जब हम लाइन कोडिंग की टेक्निक यूज कर रहे थे, तब हमें नहीं पता था कहाँ से लॉन्ग जीरो जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं या फिर कहाँ से हमारे लॉन्ग वन स्टार्ट हो रहे हैं। तो लॉन्ग वन एंड लॉन्ग जीरो को समझने के लिए आपको यहाँ पे पेंट में मैं एग्जांपल दूंगा, देन फिर आप लोग इजीली समझ जाएंगे। देखें, हमारे पास एक डाटा है 0, देन फिर लॉन्ग वन वन स्टार्ट हो गए। फिर हमारे पास इसी तरह एक डाटा है नीचे, जिसमें पहले 1 है और देन फिर लॉन्ग 0 0 स्टार्ट हो गया। वो कह रहे थे कि लाइन कोडिंग में हमें नहीं पता चल रहा था कि कहाँ पे हमारे जो है वो 1 1 स्टार्ट हो रहे हैं या कहाँ पे हमारे जो है वो लॉन्ग जो है वो 0 0 स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसलिए हमने ये टेक्निक जो है वो इस्तेमाल की। अब यहाँ यहाँ से हमारे यूज हो रहे हैं लॉन्ग 1 1, यहाँ से जो है वो 0 0 स्टार्ट हो रहे हैं। तो वो कह रहे हैं ये चीज़ जो है वो लाइन कोडिंग में नहीं पता चल रही थी। यहाँ से मैं आप लोगों की डेफिनेशन रीड कर रहा हूँ, ज़रा गौर करें। यहाँ से व्हेन वी आर यूजिंग लाइन कोडिंग वी नॉट नो वेयर टू स्टार्ट लॉन्ग जीरो। हम नहीं जानते थे कहाँ से हमारे लॉन्ग जीरो स्टार्ट हो रहे हैं। वेयर फ्रॉम स्टार्ट लॉन्ग वन, कहाँ से हमारे लॉन्ग वन स्टार्ट हो रहे हैं। दिस प्रॉब्लम इज नोन एज साइक्रोनाइजेशन। तो ये प्रॉब्लम आपकी कौन सी थी? साइक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम थी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ब्लॉक कोडिंग करते हैं, ठीक है। इसमें आपको डेफिनेशन समझ आ गई स्टूडेंट? ये कौन सी प्रॉब्लम है? साइक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर हमें अपने डाटे में ये नहीं पता चल रहा कहाँ से हमारे लॉन्ग जीरो स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ से हमारे जो है वो लॉन्ग वन स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये कौन सी प्रॉब्लम होगी? साइक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया? ब्लॉक कोडिंग की टेक्निक इस्तेमाल की। टू ओवर द सेट प्रॉब्लम वो यूज सेकेंड टेक्निक इज नोन एज द ब्लॉक कोडिंग, ठीक है। जी बोलें।
सभी लोगों को मेरी वॉइस काट काट के आ रही है या फिर जो बता रहे हैं स्टूडेंट उनको आ रही है? ठीक है, जरा इंटरनेट प्रॉब्लम होगा, आप लोग भी अपना इंटरनेट थोड़ा बेटर करें। आई थिंक जो है वो इंटरनेट प्रॉब्लम चल रहा है 2-3 दिन से, इसलिए वॉइस थोड़ी थोड़ी कट के आएगी, ठीक है। तो इसमें देखें, नेक्स्ट इसमें है इन दिस मेथड वो कन्वर्ट द एम बिट्स इनटू द एन बिट्स। इसमें क्या होता है कि हम हमारे जो एम बिट्स होते हैं उनको एन बिट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। यानी कि एम बिट्स में हम एक्स्ट्रा एन बिट्स जो हैं वो ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो बिट्स थे, रियल बिट थे 0, 0, 1, ये मेरे रियल बिट थे, इनको मैंने नेम दिया एम का। अब जब ये एन बनेंगे तो इसमें मेरे क्या हो जाएंगे, एक्स्ट्रा बिट ऐड हो जाएंगे। वो एक्स्ट्रा बिट क्या होंगे, 0, 0, 1, और साथ में अगर 1 ऐड कर देता हूँ या फिर मैं कोई कोडिंग स्कीम लगा के कोई और डिजिट ऐड कर देता हूँ, तो ये बेसिकली मेरे एन बिट्स मैंने इनको नेम दे दिया, ठीक है। पहले मेरे क्या थे, एम बिट्स थे, अब मैंने इनको नेम दे दिया एन बिट्स का। ये मेरे एम बिट्स थे। तो इस तरह से वो कह रहे हैं, डेफिनेशन में बता रहे हैं कि हम इस मेथड में क्या करते हैं ब्लॉक कोडिंग में, कि हम जो है वो अपने एम बिट्स में जो है एन बिट्स ऐड कर देते हैं। देन एन बिट्स इज लेस देन एम, ठीक है। देन फिर क्या होता है, आपके जो एन बिट्स होते हैं ना वो लेस देन एम, इसमें ये होता है कि एम आपके ग्रेटर देन होते हैं एंड एन जो होते हैं आपके लेस देन हो जाते हैं। इट इज टेल अबाउट वेयर इज लॉन्ग सीरीज ऑफ जीरोज एंड वेयर ऑफ द स्टार्ट लॉन्ग सीरीज ऑफ वंस। और ये हमें बताते हैं कहाँ से हमारी जो है वो लॉन्ग सीरीज 1 स्टार्ट हो रही है या फिर लॉन्ग सीरीज 0 स्टार्ट हो रही है। इसके एग्जांपल समझें। 3 स्टेप ऑफ ब्लॉक कोडिंग। ब्लॉक कोडिंग के 3 स्टेप होते हैं, इसको कंप्लीट करने के 3 स्टेप हैं ब्लॉक कोडिंग के। वो कौन कौन से हैं, डिवीजन है, सब्स्टिट्यूशन है एंड कॉम्बिनेशन है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने डाटे को ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं। देन फिर हम क्या करते हैं, उनकी सब्स्टिट्यूशन करते हैं, यानी कि उनमें एक्स्ट्रा डाटा ऐड करते हैं, ठीक है। देन फिर वो क्या बन जाते हैं, एन बिट्स बन जाते हैं। तो इसमें हमने क्या ऐड किया, रिडंडेंसी बिट्स ऐड किए। अब इसके एग्जांपल दूंगा मैं आप लोगों को। कहाँ पे है हमारा पेंट, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डाटा था, ठीक है, जिसमें क्या था, स्टूडेंट न्यू न्यू आईडी से आज आ रहे हैं, खैरियत है? अली हसन, आप पहले आते हैं मीट में, ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे। क्या कह रहे हैं आप? कोई बात नहीं, ये गलत बात है, स्टूडेंट आई थिंक आगे लिंक दे रहे हैं। तो देखें, इस तरह से हम पहले अपने डाटा को क्या करते हैं, ब्लॉक्स में चेंज करते हैं, ठीक है। जैसा कि मैं चेंज कर रहा हूँ आपके सामने, हमारा एक ब्लॉक में डाटा था, मैंने इसको क्या किया, छोटे छोटे ब्लॉक्स में, नंबर ऑफ ब्लॉक्स में चेंज कर दिया, ठीक है। इसका भी थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं ताकि आप लोगों को चेंज लगे कि वाकई डाटा जो है वो ब्लॉक्स में चेंज हो रहा है, ठीक है। अभी एक और आईडी से स्टूडेंट आया है, मैं इसको ज़रा ऐड करता हूँ, देन फिर हम देखते हैं कौन है। मियाँ हसन, ये अपने अभी आईडी से आए हैं, आई थिंक हसन पहले दूसरी आईडी से आए थे, हसन ही थे। हसन वो आपकी दूसरी आईडी थी ना? चलें ठीक है, कोई बात नहीं, आप तभी बता देते, कोई इशू नहीं था। तो स्टूडेंट इस तरह से हम क्या करते हैं, आपने जो बिट्स होते हैं उनको छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं और उसके बाद हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये नेक्स्ट वाला टॉपिक हम यहाँ पे आपको बता रहा था, ये हमारा पहला था जो अभी हमने किया। अब इससे आगे हमने ये वाला सब्स्टिट्यूशन का अमल करना है। इसमें क्या करते हैं, हम एक्स्ट्रा बिट ऐड कर देते हैं अपने ब्लॉक्स के दरमियान, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे पता है कि मेरे जो है वो 0 0 स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा बिट ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे साथ में एक 1 भी था, अगर यहाँ पे मैं काउंट कर दूँ इस 1 को, तो देन फिर मुझे पता है आगे मेरे क्या स्टार्ट हो रहे हैं, 0 0 स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैं 0 0 की जगह एक एक्स्ट्रा बिट ऐड कर दूंगा। देन फिर मेरा ये ब्लॉक कैसे बन जाएगा, 1
जीरो और साथ में फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक डिजिट ऐड कर देता हूँ, 1 का ऐड कर देता हूँ, ये रिडंडेंसी बिट, यानी कि मुझे पता है ये 1 मैंने जो इस तरह से ऐड किया हुआ है ये किस लिए है, इसका मतलब है कि आगे 0 0 स्टार्ट हो रहे हैं। तो वो कह रहे थे कि एम आपके जो हैं वो कम हो जाएंगे, एन इस तरह से कम होंगे। देखें ये आपके एम बिट्स है ना, और एन बिट्स इससे कम कैसे हो जाएंगे, हालांकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा बिट ऐड कर रहे हैं। ये इसलिए कम हो जाएंगे क्योंकि आपके जो एम बिट्स थे ना उसमें लॉन्ग 1 1 या लॉन्ग 0 0 थे, लेकिन आपने यहाँ जब एक्स्ट्रा बिट ऐड किए तो आपने उन लॉन्ग को खत्म करके जस्ट एक बिट ऐड कर दी उनकी जगह पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इन सारे जीरोस की जगह पे क्या ऐड किया, मैंने इन सारे जीरोस की जगह पे क्या ऐड कर दिया, इन 3 जीरोस की जगह पे 1 ऐड कर दिया। आई थिंक ये कलर जो है वो बहुत लो नजर आ रहा है, थोड़ा सा इसको हाइड करते हैं। तो ये वाले जो जीरोस हैं ना, ये वाले, इनकी जगह पे मैंने जस्ट एक 1 ऐड कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो ये n बिट्स होंगे वो कम हो जाएंगे m बिट्स से। तो आपसे एमसीक्यूज पूछा जाएगा वहां पे CS601 में। अभी आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? थोड़ा वेट करें, अभी बताएं मुझे स्क्रीन नजर आ रही है? तो यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि n जो है वो कैसे है आपका लेस देन m से। ठीक है, यहाँ पे एमसीक्यूज आपसे पूछा जाना है कि m लेस देन m कैसे है। ठीक है, तो आपने जो आंसर लगा के आने हैं बेसिकली वो n लेस देन m लगा के आना है। यहाँ पे देखें m हमारा बड़ा था, m में हमारा डाटा क्या था, अगेन से इसको मैं खत्म करूंगा और बताऊंगा। ठीक है, ये हमारा n है, ये नीचे वाला। ठीक है, ये वाला डाटा क्या है, हमारा n डाटा है, और ये हमारा m डाटा है। अब ये n डाटा कैसे बना, देखें यहाँ पे 3 जीरो थे एक्स्ट्रा, मतलब ये लॉन्ग जीरो थे, तो इनको मैंने 1 लिख दिया, और ये मेरा n जो है वो हो गया लेस देन। ठीक है, ये लेस देन हो गया m से। इस तरह से आपका m जो है वो लेस देन n है। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट है, जब आपका डाटा n बिट में हो जाएगा ना इस तरह से, ये लेस देन m हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। तो इतने जीरो की जगह पे 1 लगाया है, इसमें ऑलमोस्ट 8 जीरो होते हैं, 8 1 8 0 के बाद हम 1 लगाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास डाटा है ना इस तरह से, यहाँ पे जैसा कि 1 है, देन फिर 8 0, ऑलमोस्ट 8 हो चुके हैं, 3 3 2 6 एंड अभी 8 हो गया, देन फिर जो है 1 आया, फिर 0 8 आ गया। ठीक है, इस तरह से मैं 8 8 के बाद जो है वो लगाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें एक और कंफ्यूजन है, वो अभी क्लियर हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है जी, वो ये है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ना मिस्टेक होगी इस लाइन में, इस लाइन में थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक है, इसमें ये था कि आपका m ग्रेटर देन n आना था, तो ओ सॉरी n ग्रेटर देन m आना था। ठीक है, यहाँ पे उलट लिखा हुआ है, ये बेसिकली आपका ये ऐसे है। ठीक है, n जो है वो ग्रेटर देन m है हमारे जो, नहीं वैसे ही है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे उलट कैसे है फिर, देखें द n बिट्स इज लेस देन m, आपके जो n बिट्स हैं वो लेस देन m है, जबकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि n बिट जो है वो ग्रेटर देन m है। तो ये वाला राइट है। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट सही नहीं है, क्योंकि ये खुद लिखा हुआ है मैंने, तो इसमें मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो ये वाला आपका राइट है कि जैसे आप एक्स्ट्रा बिट ऐड करेंगे तो आपके n बिट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, m बिट जो है वो आपके क्या थे, यानी माई बिट्स थे पहले वाले बिट्स से, देन फिर आपने उसमें क्या किया, एक्स्ट्रा बिट्स ऐड किए, देन फिर वो इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे क्या था 1 0 1 0 एंड 1 4 बिट थे, यहाँ पे कितने हो गए 5 हो गए, 1 0 0 1 0 0 6 हो गए ऑलमोस्ट, और यहाँ पे आपके कितने थे 0 0 0 एंड 1 4 थे, और यहाँ पे आके 0 0 0 0 1, यानी कि 2
एक्स्ट्रा बिट यहाँ पे भी ऐड हुए, तो आपके एन बिट जो है वो ग्रेटर देन एम होंगे। अब आपने याद रखना है, सही एमसीक्यू ये है, ठीक है। समझ आएगी आप लोगों को स्टूडेंट? जी जी, एक सेकंड में ज़रा इसको हाईलाइट कर दूं, क्योंकि ये लाइन जो है ना आपकी रॉन्ग लिखी गई है। अभी आप लोगों को समझ आएगी, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको बता रहा था कि आपके ये वाले जो बिट्स हैं ना, एम बिट्स, ये माई बिट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दोबारा से समझाऊंगा, लेक्चर हमारा बहुत लंबा रिकॉर्ड होगा, खैर है, समझ आ जाएगी आपको अच्छे से। तो देखें यहाँ पे मेरे बिट्स जो हैं, माई बिट्स, वो ये हैं, ये कौन से हैं, एम बिट्स हैं, ठीक है। इनको अगर हम यहाँ पे सर्कल भी लगा दें ऊपर, अब यहाँ पे इनका नेम हमने रख दिया एम बिट्स, यानी कि माई बिट्स, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इनमें एक्स्ट्रा बिट ऐड करनी है, ठीक है। ये वाला अमल हमने नेक्स्ट वाला अमल करना है सब्स्टिट्यूशन का। इसमें सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा बिट ऐड करते हैं। ये भी आपकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है, वो ऐड सम एक्स्ट्रा बिट, ठीक है, विच ओरिजिनल बिट्स। हमारी ओरिजिनल बिट्स के साथ हम एक्स्ट्रा बिट्स जो है वो ऐड करते हैं, और इन एक्स्ट्रा बिट्स को रिडंडेंसी बिट्स कहते हैं। ये आपका एमसीक्यूज आएगा कि वो ऐड सम एक्स्ट्रा बिट्स विच ओरिजिनल बिट्स नॉन एज अ डैश। तो आपने बताना है वो रिडंडेंसी बिट्स होते हैं, ये मैं आपसे भी पूछूंगा टेस्ट में, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा बिट ऐड करने हैं, तो एक्स्ट्रा बिट में यहाँ पे क्या ऐड कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा बिट ऐड करता हूँ 00100, ठीक है। अब ये मेरे यहाँ पे एक्स्ट्रा बिट ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा बिट ऐड करने के बाद यहाँ पे ये एज इट आ जाएगा। इसका नेम क्या होगा, इसका नेम मैं रखूंगा एन, एन बिट्स, ठीक है। तो बेसिकली आप देखें, मुझे बताएं कि आपके जो हैं वो एम बिट से कौन से बड़े हैं, एन बिट बड़े हैं या एम बिट बड़े हैं? जी, एन बिट्स जो हैं वो आपके बड़े हैं। ये आपका एक एमसीक्यूज भी यहाँ से क्लियर होगा, क्योंकि ये एमसीक्यूज आता है CS601 में। तो आपसे पूछा जाता है एम ग्रेटर देन एम है या फिर एम ग्रेटर देन एन है, तो आप लोगों ने बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कौन सी चीज ग्रेटर देन है, आपका जो, हाँ जी, एन बिट्स हैं वो ग्रेटर देन है, ठीक है। इसको आपने याद रखना है एमसीक्यूज के लिहाज से। अभी ये मैंने सही, अभी मुझे बताएं ये मैंने सही लगाया है? हाँ जी, बिल्कुल गलत लिखा है, इस तरह से आएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये साइन इस तरह से होगा तो वो वाला आपका एमसीक्यूज जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट और करेक्ट होगा, ठीक है। इस तरह से वो साइन होगा। अब देखें हम अपने जरा हैंड, जी जी बोलें। पास से नहीं लेने, आपको दिए गए होंगे वहां पे, वहां पे एग्जाम में आपको बिट्स दिए गए होंगे, पास से नहीं लेने, आपसे पूछा जाएगा वहां पे, ठीक है। आप चाहें 2 जीरो लगाएं, 1 जीरो लगाएं, आप कोई भी इजाफा कर सकते हैं। बिट्स लगाना है, 0 और 1 आते हैं दो, आपके कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे, जी, यहाँ पे ब्लॉक कोडिंग में आपने बिट्स ऐड करने हैं, एक्स्ट्रा बिट, वो आप कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। जी, 1 भी ऐड कर सकते हैं, आप 1 भी ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके कितने 1 थे, यहाँ पे 3 1 थे ना, तो यहाँ पे आपके 3 1 हैं, ठीक है। लेकिन लास्ट वाले में देखें, यहाँ पे 2 1 थे, और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट आई थिंक 5 1 हैं, तो आप 1 भी ऐड कर सकते हैं। बेसिकली आपने करने हैं बिट्स, एक्स्ट्रा बिट ऐड करने हैं, वो 0 भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। जी, आपको वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछेंगे, आगे हम इसके एग्जांपल पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन पहले आप लोगों को ये क्लियर हो चुका कि एन जो है वो ग्रेटर देन एम कैसे हुआ है? जी जी, एक सेकंड, एक सेकंड, 000 कहाँ पे हुआ? ये वाला एक मिनट, मुझे ज़रा रिमूव कर लेने दें बाकी चीज़ें, ताकि मैं फिर यहाँ पे आपको हाईलाइट करूँ, आप बताएं मुझे कि यही है।
अच्छा ये देखें, ये वाला आप बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे जाके 001 क्यों हो गया? यहाँ पे एक्स्ट्रा बिट ऐड हुए हैं, वही हम बार बार बात कर रहे हैं कि हमारा ओरिजिनल डाटा ये था आपका ओरिजिनल डाटा, और जब इसमें आपने एक्स्ट्रा बिट ऐड किए तो देन फिर ये क्या बन गया आपका n बिट्स बन गया। और हम इसको किस लिए ऐड करते हैं? इसको एरर डिटेक्शन के लिए ऐड करते हैं, ठीक है। एरर डिटेक्शन के लिए इस टेक्निक को यूज किया जाता है, ठीक है। अब आपको इसके सादा से एग्जांपल दूंगा कि एरर डिटेक्ट कैसे होता है इसमें। देखें, मैंने फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, डाटा भेजना था ये वाला 0011, ठीक है, और ये था सेंडर, सेंडर के पास मैंने डाटा भेजना था। लेकिन अगर यही डाटा मैं यहाँ पे भेज देता और ये चेंज हो जाता देन प्रॉब्लम होती। लेकिन मैंने अपने रिसीवर को बताया हुआ था कि मैं उसके साथ एक स्कोटी यानी कि एक्स्ट्रा डाटा लगाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि ये डाटा इस तरह से है। वो मैंने उसको फरीस्त दी हुई है। आपने कभी सुना होगा कि एक बंदा दूसरे बंदे को चीज भेजता है ना, वो उसको एक स्पेशल कोड बताता है, कभी सुना है ना? मुदस्सर लोगों को पता होगा कि बाज औकात जब चीज बेची जाती है अगले बंदे को, तो रिसीव करने वाले को एक स्पेशल कोड दे दिया जाता है कि अगर आप ये कोड बोलेंगे देन फिर आपको चीज रिसीव होगी। वही कंसेप्ट इधर यूज किया जाता है कि एक्स्ट्रा बिट ऐड कर दी जाती हैं और रिसीवर को उन एक्स्ट्रा बिट के बारे में पता होता है जिससे वो एरर डिटेक्शन कर लेता है। तो बेसिकली इनका मकसद जो होता है वो एरर डिटेक्ट करना होता है। ब्लॉक कोडिंग क्या है? बेसिकली एरर डिटेक्शन है, ये आपकी डेफिनेशन के साथ लिखा हुआ है, ठीक है। तो एरर को डिटेक्ट करने के लिए हम इस टेक्निक को यूज करते हैं। अब इसके एग्जांपल देखें, ठीक है जी। इसमें देखें ब्लॉक कोडिंग विद लाइन कोडिंग, ठीक है। आपकी जो लाइन कोडिंग थी वो हमने लास्ट लेक्चर में रीड कर ली थी। अभी हम पढ़ रहे हैं इधर ब्लॉक कोडिंग। इसके एक एग्जांपल देखें। इसमें क्या, अच्छा ब्लॉक कोडिंग को एक और स्कीम भी कहा जाता है, वो ये है 4b डिवाइडेड बाई 5b। ये आपने याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि 4b डिवाइडेड बाय 5b कौन सी स्कीम है, तो आपने बताना है कि 4 बिट डिवाइडेड बाय 5 बिट जो है वो ब्लॉक कोडिंग स्कीम है। ये एमसीक्यूज आपका आएगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं जो मैंने साथ में ऐड किए हुए हैं ताकि आप लोगों को अगर इस तरह से एमसीक्यूज आ जाता है तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। एग्जांपल देखें, वो नीड टू सेंड डाटा एट अ 1 MB, ठीक है। आपकी 1 MB रेट स्पीड है, उसमें आपने डाटा सेंड करना है। व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायर बैंडविड्थ? आपकी मिनिमम रिक्वायर बैंडविड्थ क्या होगी? यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट एंड 5 बिट एंड डिवाइड है एंड NRZ, और ये आपका 1 है, ठीक है। और मानचेस्टर कोडिंग, इन दोनों में से एक उन्होंने पूछा है, जहां तो मानचेस्टर कोडिंग स्कीम लगाएं या फिर आप लगाएंगे NRZ। मोस्टली जो है वो NRZ1 जो है ये स्कीम यूज की जाती है। हम भी इस एग्जांपल में यही यूज करने वाले हैं। तो देखें इसमें ब्लॉक कोड रिसॉल्व, ठीक है। इसमें देखें साइक्रोनाइजेशन, ये सारी चीजें जो यहाँ पे सॉल्व हुई हैं वो सारी लिखी हुई हैं कि इसमें साइक्रोनाइजेशन भी जो है वो सॉल्व हो चुकी है, बैंडविड्थ और बैंडविड्थ मानचेस्टर भी हो सॉल्व हो चुकी है। एक चीज हमारी रह जाएगी, ये वाली डीसी कंपोनेंट जो है वो यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा। उसके लिए फिर स्क्रैबलिंग की स्कीम जो है वो की जाती है। बेसिकली देखें ना, हमने जो पढ़ा था लाइन कोडिंग, वहां पे भी सारा कुछ हो रहा था, लेकिन फिर भी ब्लॉक कोडिंग की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि लाइन कोडिंग में क्या था, साइक्रोनाइजेशन नहीं होती थी। साइक्रोनाइजेशन करने के लिए हमें ब्लॉक कोडिंग यूज करना पड़ी। फिर ब्लॉक कोडिंग में भी एक कमी रह गई, उसमें कमी ये रह गई कि वो डीसी कंपोनेंट को डिटेक्ट नहीं करती थी। इसको डिटेक्ट करने के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नीचे क्या नेम है इसका, स्क्रैम्बलिंग, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। स्क्रैम्बलिंग की भी स्कीम होगी, तो इसको लास्ट में देखते हैं। पहले एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे आपका क्या है जो है 4 डिवाइडेड बाई 5 है। इसमें देखें डाटा रेट क्या है, 4 बिट है एंड 5 बिट है। ये आपके दो डाटा रेट हैं। और 4 बिट का मतलब होता है 1 MB की स्पीड। जबकि 1 MB की स्पीड है तो 5 बिट का मतलब ये है कि उसकी स्पीड 4 बिट से ज्यादा है, यानी कि 1.25 MB। अब देखें यहाँ पे अगर 8 बिट होते तो 2 MB हो जाती। तो एक बिट को कितनी MB स्पीड आई, 0.25 MB। तो यहाँ पे इसलिए जो है 1.25 MB इंक्रीज हुई है स्पीड, एक बिट इंक्रीज होने से। तो यहाँ पे आप जो है NRZ का फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला इसका ये है n डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। n डिवाइडेड बाय 2 आपका जो है वो बेसिकली
NRZ स्कीम का फार्मूला है। अब N यहाँ पे क्या है, N आपका बेसिकली वो डाटा है, ठीक है, जो आपको ऊपर दिया गया है नंबर ऑफ बिट्स, जैसा कि हमने पढ़ा था N ग्रेटर देन M है, तो यहाँ पे आपका M जो है वो छोटा होगा, ये वाला M होगा, ठीक है। वहां पे इसलिए मैंने आपको बताया था एम का कंसेप्ट कि आप डाटे को देख के कैसे पहचानेंगे कि इसमें से एम कौन सा है और एन कौन सा है, देन ही फिर आप लोग फार्मूला यूज कर पाएंगे ना। तो बताएं एम छोटा था या एन छोटा था, याद हो किसी को तो। एम आपका छोटा था, ऐसे ही था, एम छोटा था। देखें यहाँ पे ऊपर देखें, एम जो है वो लेस देन एन है, तो यहाँ पे लेस देन कौन सा है, 4 है, तो 4 हमारा क्या है यहाँ पे, सॉरी ग्रेटर देन हमारा जो है वो n है, ठीक है। तो यहाँ पे n आपका ये है और m आपका ये है, इस चीज को आपने याद रखना है, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी काम आएगी, ठीक है। ये कंसेप्ट आपका यूज होना है, ये वाला n जो है वो ग्रेटर देन m होना चाहिए। अब देखें हम वैल्यू कौन से यूज करेंगे, n की, क्योंकि फार्मूला क्या है, n डिवाइडेड बाई 2 है। जी जी बोले। देखें इसमें आपकी n की वैल्यू थी 1.25 और फार्मूले वाला था 2 MB। तो देखें 1.25 डिवाइडेड बाई 2 MB करें तो आपका टोटल आंसर ये वाला आता है 62.5 Mbps, ठीक है। और देन फिर इसको अगर हम किलो हैगाजार्ड में कन्वर्ट करें तो ये आंसर आएगा 625। बेसिकली आपका राइट आंसर ये है, ठीक है। और ये मानचेस्टर मैंने ऐसे लिखा हुआ है क्योंकि मानचेस्टर में मिनिमम जो है वो 1 मेगा हर्ट्ज होना चाहिए, ठीक है, इसलिए हमने ये स्कीम नहीं लगाई थी मानचेस्टर वाली। लेकिन जो है 6.25 गीगा हर्ट्ज जो है वो किस फार्मूले से आया, NRZ वाले से, ठीक है। तो ये आपकी स्कीम यूज करते हुए हमारा आंसर जो है आया है, ठीक है। तो इसको कैसे जो है सॉल्व किया, आप लोगों को समझ आ गया है ना कि n की कीमत कहाँ से 1.25 आई, इस क्वेश्चन से कैसे जो है 125 कीमत निकली है। किसी स्टूडेंट को इसमें डाउट तो नहीं है, जल्दी से बोले। जी जी, यूनिट 7 लिखेंगे तो आपके आंसर की पहचान होगी। अगर आप यूनिट 7 नहीं लिखते तो आपके आंसर की पहचान ही नहीं होगी। हमें क्या पता होगा कि 62.5 क्या है, हमें क्या पता होगा कि 2 MB यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्या है, ये तो चलो पता चल जाएगा फार्मूले का। लेकिन जब आप आंसर लिखने लगेंगे तब तो नहीं ना पता चलेगा कि आपने अपने आंसर को किलो हैगाजार्ड में कन्वर्ट किया या नहीं। तो इसलिए यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी वैल्यू बताते हैं, ठीक है। तो जी जी बोले। ये स्कीम हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले थे। बेसिकली जैसा कि यहाँ पे ब्लॉक कोडिंग स्कीम है ना, 4B डिवाइडेड बाय 5B, 4 बिट डिवाइडेड बाय 5 बिट, ये आपकी स्कीम थी ब्लॉक कोडिंग की। तो ये भी हम जो है वो आने वाले लेक्चर में एक स्कीम पढ़ेंगे जो क्या होगी 8 बिट डिवाइडेड बाय 10 बिट, इसलिए यहाँ पे लिखी हुई है। इसका बेसिकली इस पूरे क्वेश्चन से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। अगर ताल्लुक होता तो मैं आपको बता देता। बेसिकली ये एक स्कीम है, ठीक है, जैसा कि ये वाली स्कीम है ना ब्लॉक कोडिंग की, तो ये हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखें यहाँ पे हमारी बैंडविड्थ भी निकल आई NRZ1 के साथ और साइक्लोनाइजेशन भी क्लियर होगी। लेकिन एक चीज यहाँ पे भी खत्म नहीं हुई, वो थी डीसी कंपोनेंट। अब बात है कि डीसी कंपोनेंट कैसे खत्म होगी, वो स्क्रैबलिंग से होगी। उसके लिए एक नई टेक्निक इजाद की गई। तो स्क्रैबलिंग की तरफ जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डीसी कंपोनेंट बेसिकली खुद क्या होता है, तो इसको पढ़ेंगे। देखें डीसी कंपोनेंट देखें, व्हेन वोल्टेज लेवल इन अ डिजिटल सिग्नल इज कांस्टेंट फॉर अ व्हाइल अ स्पेक्ट्रम क्रिएट वेरी लो फ्रीक्वेंसीज। देखें जब आपका वोल्टेज लेवल ना डिजिटल सिग्नल में क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो देन फिर क्या होता है, वो बहुत ही लो फ्रीक्वेंसीज जो है जिनको कहते हैं जीरो के करीब होना। देखें ना यहाँ पे आपके पास फ्रीक्वेंसीज है ना, इस तरह से, कहाँ पे है हमारी लाइन, इस तरह से है, ठीक है। कुछ फ्रीक्वेंसीज जो है वो बिल्कुल जीरो के करीब जो है वो बन रही होती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इनको कहते हैं राउंड टू जीरो।
यानी जीरो के बिल्कुल करीब होती हैं कुछ फ्रीक्वेंसीज, इनको कहते हैं डीसी कंपोनेंट। ये आपके स्पेक्ट्रम होते हैं, इनको कहते हैं डीसी कंपोनेंट। इसमें देखें क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अ सिस्टम दैट कैन नॉट पास लो फ्रीक्वेंसीज। वो कह रहे हैं कि वो ऐसे सिस्टम के लिए प्रॉब्लम का बायस बनते हैं जो कि लो फ्रीक्वेंसीज को गुजरने नहीं दे सकता। तो इसकी अगर नीचे एग्जांपल दी हुई है, अ टेलीफोन लाइन कैन नॉट पास फ्रीक्वेंसीज बिलो 200 हैगाजर्ड। आपका जो मोबाइल फोन है ना, वो 200 हैगाजर्ड से कम की फ्रीक्वेंसीज को नहीं गुजरने देता। तो वो कह रहा था कि ये प्रॉब्लम है, डीसी कंपोनेंट ऐसी प्रॉब्लम है जो कि लो फ्रीक्वेंसीज जो है वो क्रिएट होती हैं आपके डिजिटल सिग्नल के वोल्टेज में। तो बेसिकली देखा जाए तो आप यानी इंसान की अगर एग्जांपल ली, समाज की एग्जांपल ली जाए तो इसकी भी एक कम से कम समात है कि इससे कम ये नहीं सुन सकता। तो इसी तरह डिवाइसेस भी होती हैं कि इससे कम फ्रीक्वेंसीज नहीं गुजर सकती, इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज नहीं गुजर सकती, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। तो वो कह रहे थे कि ये एक इस प्रॉब्लम को नेम दिया गया डीसी कंपोनेंट का। ठीक है, अब समझ आया कि डीसी कंपोनेंट क्या होता है, ये कौन सी प्रॉब्लम है। तो बेसिकली आप लोगों को समझ आ गया होगा, अभी बताया है मैंने। तो आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक टेक्निक बनाई जिसका नाम है स्क्रैबलिंग। ठीक है, ये आपके CS601 डाटा कम्युनिकेशन में पावर पॉइंट स्लाइड में दी गई है। तो देखें, इन स्क्रैबलिंग वो इंक्रीज द नंबर ऑफ पल्स। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ पल्स इंक्रीज करते हैं, जबकि ब्लॉक कोडिंग में क्या था, हमने नंबर ऑफ बिट्स जो है वो इंक्रीज किए थे। देखें, इन स्क्रैबलिंग वो इंक्रीज द नंबर ऑफ पल्स इज इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ बिट्स। नंबर ऑफ बिट्स को बढ़ाने की बजाय हम नंबर ऑफ पल्सेस को बढ़ाते हैं स्क्रैबलिंग में। लेकिन नीचे देखें, नीचे वाली लाइन में साथ में आपको बताया गया था कि बिकॉज इन ब्लॉक कोडिंग व्हेन वो इंक्रीज द नंबर ऑफ बिट्स इट विल इंक्रीज द डाटा रेट। जैसे ही आप जो है ब्लॉक कोडिंग में नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीज करते थे तो एक प्रॉब्लम पैदा होती थी। वो प्रॉब्लम ये थी कि डाटा रेट इंक्रीज हो जाता था, जिससे आपकी बैंडविड्थ जो है वो इंक्रीज हो जाती थी। तो जैसे ही आप लोगों की बैंडविड्थ इंक्रीज होती है तो आपकी ट्रांसमिशन की स्पीड स्लो हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितनी ज़्यादा आपकी बैंडविड्थ होगी, आपकी ट्रांसमिशन यानी कि डाटा सेंड स्पीड जो है MB वो उससे कम होगी। तो इस तरह यहाँ पे प्रॉब्लम होती थी कि ब्लॉक कोडिंग करने के लिए आपको बिट्स बढ़ाने पड़ते थे। हमने बढ़ाए थे ना बिट्स ब्लॉक कोडिंग में, एक्स्ट्रा बिट ऐड किए थे, याद है ना आप लोगों को। ब्लॉक ब्लॉक कोडिंग में हमने क्या किया था, एक्स्ट्रा बिट ऐड किए थे, इंक्रीज द नंबर ऑफ बिट्स। लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ था, डाटा रेट हाई हो गया था, और डाटा रेट हाई होने की वजह से हमारी बैंडविड्थ बढ़ गई थी, और जिसकी वजह से हमारी जो ट्रांसमिशन है उसकी स्पीड स्लो हो गई थी। देखें, लेकिन आगे देखें, बट इन स्क्रैबलिंग व्हेन वी इंक्रीज पल्सेस। जब हम स्क्रैबलिंग में यहाँ पे कंसेप्ट हो रहे हैं जहाँ पे हम जो है वो बिट्स इंक्रीज नहीं करते, हम क्या करते हैं, पल्सेस इंक्रीज करते हैं। इट विल इंक्रीज डाटा रेट। पल्सेस की वजह से भी डाटा रेट इंक्रीज होता है, लेकिन बट नॉट इंक्रीज द बैंडविड्थ। अब यहाँ पे आपके एमसीक्यूज क्लियर हो रहे हैं, 2-3 इनको स्टार्ट से लेके पैराग्राफ को एंड तक हम फिर से देखेंगे, और आपके एमसीक्यूज यहाँ पे उसके लिहाज से देखेंगे। देखें, इन स्क्रैबलिंग वो इंक्रीज नंबर ऑफ पल्स, ये आपसे एमसीक्यूज बनेगा कि इन स्क्रैबलिंग वो इंक्रीज द नंबर ऑफ डैश। तो आपने बताना है कि अगर यहाँ पे डैश हुआ तो नंबर ऑफ पल्स इंक्रीज करते हैं स्क्रैबलिंग में। अगर आपसे वो इस तरह से एमसीक्यूज पूछते हैं कि इन स्क्रैबलिंग वो इंक्रीज द नंबर ऑफ पल्स इंस्टेड ऑफ डैश, तो यहाँ पे अगर डैश हुआ तो आपने नंबर ऑफ बिट्स पे आंसर लगा के आना है। 2 एमसीक्यूज इसी लाइन में क्लियर हुए। आगे देखें, यहाँ से ब्लॉक कोडिंग से आपका स्टार्ट होगा कि ब्लॉक कोडिंग व्हेन वी इंक्रीज द नंबर ऑफ डैश इट विल इंक्रीज द डाटा रेट। हम क्या बढ़ाते हैं कि जिसकी वजह से हमारा डाटा रेट बढ़ जाता है, तो आपने बताना है कि नंबर ऑफ बिट्स। अगर वो नंबर ऑफ बिट्स दे देता है तो देन फिर कुछ इस तरह से एमसीक्यूज पूछेंगे कि ब्लॉक कोडिंग व्हेन वी इंक्रीज नंबर ऑफ बिट्स इट विल इंक्रीज द डैश, तो आपने लगाना है डाटा रेट। अगर वो दोनों ही दे देता है कि ब्लॉक कोडिंग व्हेन वी इंक्रीज द नंबर ऑफ बिट्स इट विल इंक्रीज द डाटा रेट एंड एज विल इट विल इंक्रीज डैश, तो आपने बताना है कि जैसे ही नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीज हुए डाटा रेट भी इंक्रीज हुआ। तो आप एमसीक्यूज लगाएंगे कि ये क्या करता है, बैंडविड्थ को भी इंक्रीज कर देता है। अब यहाँ पे फर्क समझें कि स्क्रैबलिंग में क्या होता है, पल्स रेट जो है वो बढ़ाए जाते हैं नंबर बिट्स की जगह पे, जबकि ब्लॉक कोडिंग में क्या होता है, वहां पे आपके बिट्स इंक्रीज किए जाते हैं।
लेकिन डाटा रेट जो है वो दोनों में इंक्रीज होता है, स्क्रैबलिंग में भी और आपके ब्लॉक कोडिंग में भी डाटा रेट जो है वो इंक्रीज होता है, लेकिन बैंडविड्थ जो है वो स्क्रैबलिंग में इंक्रीज नहीं होती। ये लास्ट वाला आपका एमसीक्यूज है, ठीक है। कि स्क्रैबलिंग में क्या होता है, यहां से एमसीक्यू स्टार्ट होगा। स्क्रैबलिंग व्हेन वी इंक्रीज पल्स इट विल इंक्रीज डाटा रेट बट नॉट इंक्रीज द बैंडविड्थ। यहाँ पे आपने आंसर लगाना है। हो सकता है वो शार्ट से स्किप कर दें स्क्रैबलिंग को और व्हेन से स्टार्ट करें एमसीक्यूज के व्हेन वो इंक्रीज पल्स इट विल इंक्रीज डाटा रेट बट नॉट इंक्रीज द बैंडविड्थ। तो कौन सा आंसर लगाना है, स्क्रैबलिंग का। आप लोगों को अच्छे से ये टॉपिक कवर हुआ, स्क्रैबलिंग और लाइन कोडिंग का फर्क समझ आया, सॉरी ब्लॉक कोडिंग का, सभी लोगों को समझ आ गया। और ऑलमोस्ट 5+ एमसीक्यूज यहां से क्लियर हुए हैं, तो आप लोगों ने इनको माइंड में रखना है, ठीक है। देखें, बाईपास स्कीम सूटेबल फॉर डेडिकेटेड लिंक, ठीक है। बाईपास स्कीम क्या होती थी, वो डेडिकेटेड लिंक के लिए सूटेबल होती थी बट नॉट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, लेकिन वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सूटेबल नहीं थी। ये हमने पहले पढ़ लिए फर्स्ट वाले लेक्चर्स में। अब देखिए ब्लॉक कोडिंग उसके बाद हमने पढ़ा। ब्लॉक कोडिंग प्लस NRZ1 सॉल्व साइक्लोनाइजेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्लॉक कोडिंग में आपका साइक्लोनाइजेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, बैंडविड्थ का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, लेकिन एक प्रॉब्लम जो है वो स्टिल रहता है, वो है डीसी कंपोनेंट का। इशू बट हैज डीसी कंपोनेंट, ठीक है। डीसी कंपोनेंट का मसला जो है वो ब्लॉक कोडिंग सॉल्व नहीं करती। अब देखें, बाईपोलर AMI हैज नैरो बैंडविड्थ। ये हमने पढ़ा हुआ है, नैरो बैंडविड्थ और वाइड बैंडविड्थ, ठीक है। आप लोगों को याद होगा नैरो बैंडविड्थ एंड जो है वाइड बैंडविड्थ मैंने आपको पढ़ाया था, याद है या दोबारा बता दूं। देखें, आपके पास F1 फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और यहाँ पे है आपकी F2 फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब नीचे भी देखें, यहाँ पे आपकी F1 फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पे आपकी F2 फ्रीक्वेंसी है। अब मुझे बताएं इनमें से वाइड बैंडविड्थ कौन सी है और नैरो बैंडविड्थ कौन सी है। जी, ऊपर वाली जो है वो वाइड बैंडविड्थ है ये वाली, और ये आपकी कौन सी है, नैरो बैंडविड्थ है। इसको याद रखना है हमेशा। अगर एमसीक्यूज आता है जिसमें डिफरेंस जो है वो लॉन्ग मतलब फ्रीक्वेंसी होगी वो वाइड होगी, और जो शॉर्ट फ्रीक्वेंसी होगी जबकि वैल्यू एक ही होगी फ्रीक्वेंसी F1 से F2 तक, तो वो आपके नैरो बैंडविड्थ होगी। लेकिन इसमें भी क्या होता था कि आपका जो है वो डीसी कंपोनेंट का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं होता था। तो इसके लिए आपने कौन सी स्कीम यूज की, स्क्रैबलिंग की। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रैबलिंग के बारे में अभी पढ़ेंगे, ठीक है। कितने स्टूडेंट हैं मीट में, 1 2 3 4 5, ऑलमोस्ट 5 स्टूडेंट हैं, ठीक है, बेस्ट है। देखें टाइप ऑफ स्क्रैबलिंग टेक्निक, इसमें देखें दो टाइप्स होती हैं, जैसा कि हमने लेक्चर के स्टार्ट में पढ़ी थी, आई थिंक यहाँ पे पढ़ी थी। ये वाली 2 टाइप्स थी हमारी, ये वाली। ये स्क्रैबलिंग के हम लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं। ये ऊपर हमने सारे पढ़े हैं, कम्बिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, डिवीजन, ब्लॉक कोडिंग, और अभी हम स्क्रैबलिंग के टॉपिक पे हैं लास्ट में। तो देखें स्टूडेंट, इसमें 2 टाइप्स ऑफ टेक्निक होती हैं जो कि हम किस लिए यूज करते हैं, स्क्रैबलिंग के लिए। फर्स्ट हमारी क्या है, B8ZS, जिसको आपने नेम क्या दिया, बाईपोलर विद 80 सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या है, 80 की सब्स्टिट्यूशन की जाती है, जबकि दूसरी स्कीम हाई डेंसिटी की है जिसमें 30 की सब्स्टिट्यूशन की जाती है। अब ये किस तरह से की जाती है ये हम डायग्राम की मदद से समझेंगे। तो सबसे पहले आपने डायग्राम को समझना है। यहाँ पे क्या था, मैंने बात की कि आपका 1 है देन फिर 80 है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाली स्कीम यूज करते हैं। आपके पास एक वैल्यू है, कहाँ पे गया हमारा, यहाँ पे न्यू, और देखें यहाँ पे हम पुट करेंगे 1, देन फिर हमारे 80 हैं, ठीक है। इस तरह से ऑलमोस्ट 8 हो चुके हैं, 4 4 8, ठीक है, 8 हो गए आपके। और इसी तरह आपकी डायग्राम में है, यहाँ पे 1 0 है और बाकी सारे 8 जो हैं वो क्या है, और सॉरी पहला 1 है देन फिर बाकी सारे क्या हैं, 0 हैं, 80। तो इसमें आपका देखें कि यहाँ पे 1 है, ये एज इट ही रहेगा सिग्नल आपका, लेकिन यहाँ पे जो नीचे है ना आपके 80, इनके नीचे आपकी ये स्कीम लग जाएगी B8ZS वाली, ठीक है। B8ZS वाली टेक्निक जो है वो यहाँ पे लगेगी,
और जिसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपके सिग्नल पॉजिटिव है ना, देन फिर यहाँ पे आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्कीम। इसको कहते हैं, वी से मुराद है वायोलेशन एंड बी से मुराद है बाइपोलर। जैसे वायोलेशन आएगा आप इसके सिग्नल को जो है बाइपोलर में चेंज कर देंगे। जैसा कि यहाँ पे पॉजिटिव है तो बी में जो है वो नेगेटिव होगा, फिर जीरो वैसे ही होगा। फिर अगर वी आता है तो आपका सिग्नल नेगेटिव हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा पहले बी के। देन फिर अगर बी आया तो बी पहले वाले बी के अपोजिट होगा। अब ऐसा नहीं होगा, इस स्कीम में इस तरह से है कि अगर वी पॉजिटिव आया है तो आपका अगला वी जो है वो नेगेटिव आएगा, अगर आपका बी नेगेटिव आया है तो अगला बी जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। ये स्कीम कुछ इस तरह से वर्क करेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 8 थे ना 0, तो मैंने क्या किया 5 0 की जगह पे ये वाले वर्ड की स्कीम लगाई जो था वी बी 0 वी बी। ये मैं यहाँ पे कोई और वर्ड भी ले सकता हूँ, ए बी 0 ए बी भी ले सकता हूँ, या फिर आप सी बी 0 सी बी भी ले सकते हैं। बेसिकली हम करते क्या हैं, बाइपोलर विद 8 0 सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ताकि हमारे जो लॉन्ग 0 कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, हमारे लॉन्ग 1 कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, हमें ये चीज समझ आ जाए, ठीक है। इसलिए हम ये वाली स्कीम यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखें आपके टोटल कहाँ पे 8 0 थे, और यहाँ से आपके 3 0 छोड़ के बाकी 5 पे आपने स्कीम लगा दी ये वाली वी बी 0 वी बी, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि हमारे ये 5 हैं तो 3 यहाँ पे हैं, तो यहाँ से हमारा जो है वो डाटा 8 0 वाला यानी कि लॉन्ग 0 वाला शुरू हो रहा है। इसी तरह 1 के साथ होता है। नेगेटिव लेवल में क्या है, यहाँ पे देखिए नेगेटिव लेवल में थोड़ा उससे उलट होगा कि जब आप स्कीम लगाएंगे तो आप नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमने पॉजिटिव स्टार्ट की थी, ये पॉजिटिव लेवल था तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव से स्टार्ट की। यहाँ पे हम नेगेटिव लेवल है तो नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये आपके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, नीचे को जो वैल्यू होंगी वो नेगेटिव होंगी, ऊपर को जो वैल्यू होंगी वो पॉजिटिव होंगी, ठीक है। तो अगर आपको ये वाली डायग्राम दी जाती है तो सबसे पहले आपने देखना है कि इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ से जो स्टार्ट हो रही है ये स्कीम आपने देख लेनी है। यहाँ सबसे पहले तो आपको पता चलना चाहिए, अगर सारे 8 0 हैं यहाँ पे तो आप समझ जाएं कि ये आपकी कौन सी स्कीम है, B8ZS की। और साथ में आपके यहाँ पे अगर 5 ये डिजिट लगे हुए हैं, यहाँ पे कोई और भी हो सकते हैं लेकिन यहाँ पे 5 लास्ट में से चेंज होंगे। तो आपने इनको पॉजिटिव और नेगेटिव स्कीम कैसे आंसर लगाना है, तो ये समझें कि अगर तो आपकी स्कीम यहाँ से स्टार्ट हो रही है, वैल्यू नेगेटिव है यानी कि नीचे की तरफ है, तो ये नेगेटिव लेवल है। अगर आपकी स्कीम यहाँ पॉजिटिव पर स्टार्ट हो रही है तो ये आपकी क्या है, पॉजिटिव लेवल है, ठीक है। पॉजिटिव यानी कि इसको कहते हैं लेवल इज पॉजिटिव। अगर यहाँ पे नेगेटिव स्टार्ट और नेगेटिव, इसमें थोड़ा सा उलट होगा। अब वी यहाँ पे नेगेटिव है और बी पॉजिटिव है, तो नेक्स्ट जब भी बी आएगा वो नेगेटिव होगा और जब भी वी आएगा वो पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे देखें 0 वैसे ही होगा, और अब यहाँ पे वी आया, पहले नेगेटिव था देन अब पॉजिटिव है। अब यहाँ पे बी आया, पहले पॉजिटिव था देन यहाँ पे नेगेटिव है। तो ये आपकी कौन सी टेक्निक है, B8ZS। आपसे कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, B8ZS की डायग्राम बना दें, तो आप लोगों ने अगर यहाँ पे कंसेप्ट समझा होगा कि B8ZS की डायग्राम में होता क्या है कि आपका 1 होता है और साथ में 8 0 होते हैं, यानी कि 8 0 सब्स्टिट्यूशन होती है ये वाली। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वाई एक्सिस लेंगे, एक्स एक्सिस ले लेंगे और 1 लिखेंगे, फिर साथ में 8 0 लिख लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, B8ZS का जो फार्मूला है वो लगाएंगे। तो बेसिकली अगर आप ये वर्ड ही यूज कर लें तो आपको बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि वी वायोलेशन है, बी बाइपोलर है। तो आपने यहाँ पे लगानी स्टार्ट कर देनी है लास्ट 5 डिजिट से, क्योंकि 3 0 यहाँ पे छोड़ने हैं, देन 5 जो है वो लास्ट वाले 0 आपने पिक करने हैं। तो इस तरह से अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो आपका ये क्वेश्चन 5 नंबर का सॉल्व हो जाएगा। लेकिन याद रखना है, अगर वो आपको पॉजिटिव लेवल की डायग्राम कहते हैं ना, पॉजिटिव लेवल की डायग्राम बनाए सिग्नल की, तो पॉजिटिव लेवल के लिए आपके सिग्नल वाई एक्सिस के ऊपर होने चाहिए। जैसा कि आपके ये वाई एक्सिस है ना, इस तरह से ऊपर होने चाहिए, इस तरह से ऊपर सिग्नल। अब ये देखें ये पॉजिटिव लेवल में सिग्नल आपके ऊपर से स्टार्ट हो रहे हैं। अब उससे आगे जो आएंगे वो नेगेटिव है, बी आया नेगेटिव, फिर उलट आएगा 0 वैसे ही रहेगा, वी आया ये भी नेगेटिव।
अगर बी यहाँ पे नेगेटिव होता तो यहाँ पे बी पॉजिटिव होता, अगर बी यहाँ पे पॉजिटिव होता तो यहाँ पे बी नेगेटिव होता, क्योंकि देन फिर नेगेटिव हो जाना था। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव लेवल की डायग्राम आप बना रहे हैं तो आपने पॉजिटिव से स्टार्ट लेना है। अब यहाँ पे अगर नेगेटिव लेवल की बनाएंगे तो आपने नीचे से स्टार्ट लेना है नेगेटिव लेवल से, फिर बी को पॉजिटिव कर दें, जीरो वैसे ही रहने दें, और देन फिर आपने उसका उलट करते जाना है। चाहे आपके 1 की वैल्यू मैंने कब कहा ऊपर होती है? मैंने ऐसा नहीं कहा 1 की वैल्यू ऊपर होती है। देखें, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि नेगेटिव लेवल होगा ना, अगर नेगेटिव लेवल, जी मैं यही बता रहा हूं कि आपके दो वाई एक्सिस है ना, इस तरह से अगर ऊपर को जाएंगे ना आप, तो ये आपका पॉजिटिव है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, ये सारे पॉजिटिव हैं। लेकिन नीचे को आएंगे, नीचे को भी 1 2 3 होंगे, लेकिन वो होंगे नेगेटिव। ये तो आप मैथ में पढ़ते आ रहे हैं, बहुत इजी है। इसी तरह यहाँ पे है, अगर आपसे कहते हैं, आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है और वो आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता है कि B8ZS, B8ZS क्या है? बाइपोलर विद 8 जीरो सब्स्टिट्यूशन की डायग्राम बनाए पॉजिटिव लेवल के साथ। मेरा जो मकसद है ना आपको समझाने का, कि अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि पॉजिटिव लेवल की डायग्राम बनानी है B8ZS की, तो तब आप क्या करेंगे वहां पे? तो आपने क्या करना है, वहां पे आपने इस तरह से एक्सिस ले लेने हैं, ठीक है, और यहाँ पे 1 लेके फिर साथ में 8 जीरो ले लेने हैं, ठीक है। 8 जीरो लेने के बाद आप क्या करेंगे, 8 जीरो ले लिए ना, और जीरो थोड़े से अबाव लीजिएगा, क्योंकि सिग्नल का एरिया तो आपने छोड़ना है ना ऑलमोस्ट इतना, तो ये जीरो जो 1 है ऊपर आपने रखने हैं। अब देखिए पॉजिटिव लेवल है, तो इसमें फर्स्ट 5 आपने टेक्निक पढ़ ली है। टेक्निक में क्या था कि फर्स्ट 3 जो है वो आपने यहाँ पे स्किप करने हैं, और देन फिर आपने अपना जो है वो 8 जीरो सब्स्टिट्यूशन वाला फार्मूला लगाना है। अब यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे आप, यहाँ पे आप फार्मूला लगाएंगे, पॉजिटिव बोला है तो आप अपने सिग्नल शो करवाएंगे ना वहां पे, तो आपने यहाँ से पॉजिटिव शो करवाना स्टार्ट करना है। पहला पॉजिटिव लेंगे, बी नेगेटिव हो गया, फिर जीरो वैसे ही रहेगा, देन फिर आपका वी जो है वो नेगेटिव आएगा क्योंकि पहले पॉजिटिव हो चुका है, देन फिर इस तरह से आपका बी पॉजिटिव आएगा क्योंकि पहले वो नेगेटिव हो चुका है। तो मकसद ये है कि अगर डायग्राम पॉजिटिव लेवल की आती है तो पॉजिटिव से स्टार्ट करें, अगर आपकी नेगेटिव की आती है तो नेगेटिव वैल्यू से यहाँ से स्टार्ट करें। और एक चीज याद रखनी है कि अगर नेगेटिव लेवल की डायग्राम है तो आपका 1 यहाँ पे नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव लेवल की डायग्राम है तो 1 यहाँ से सिग्नल जो है 1 का वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, समझ आई बात? ये डायग्राम के लिहाज से होगा, अगर आपकी डायग्राम पॉजिटिव लेवल की है तो 1 का सिग्नल पॉजिटिव होगा, अगर आपकी नेगेटिव लेवल की डायग्राम है तो वही आपका 1 का सिग्नल नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब हमारी दूसरी टेक्निक है, और ये हमारी आई थिंक लास्ट है, इसको जरा रिमूव कर दूं। आज का लेक्चर काफी टफ था, है ना? तो देखें, इसमें था हाई डेंसिटी HD B3, ठीक है, हाई डेंसिटी HD B3 में देखें बाइपोलर विथ 3 जीरो सब्स्टिट्यूशन, इसमें आपके क्या था, 3 जीरो सब्स्टिट्यूशन थे आपके, ठीक है। ऊपर वाले में क्या था, 8 जीरो सब्स्टिट्यूशन था, अब यहाँ पे 3 जीरो सब्स्टिट्यूशन है। अब यहाँ पे दो रूल्स हैं इसके, हाई डेंसिटी के दो रूल हैं, वो रूल कौन से हैं? फर्स्ट तो ये है आपका रूल कि इफ 1 नॉन जीरो, अगर आपका एक नॉन जीरो होगा देन फिर आप क्या करेंगे, देन फिर आप ये करेंगे कि 4 जीरो जो होंगे उनको इनमें कन्वर्ट कर देंगे 3 जीरो वी में, 3 जीरो वी में आप कन्वर्ट कर देंगे, अगर आपका 1 जो है वो नॉन जीरो होगा। अगर आपका 2 नॉन जीरो 1 होता है, अब ये चीज थोड़ी समझे कि इफ 1 नॉन जीरो, 1 नॉन जीरो मीन ये होता है कि 1 ये है, बाकी सारे जीरो हैं, ठीक है। तो ये कौन सा है, इसका मतलब है कि 1 नॉन जीरो है, बाकी सारे क्या हैं, जीरो हैं। अब 2 नॉन जीरो का क्या मतलब है कि 2 1 है, बाकी आपके जो है वो जीरो जीरो हैं, ठीक है। जस्ट जो है आपके 2 1 नॉन जीरो हैं, ठीक है, 2 नॉन जीरो 1 आपके, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, मुझे बताएं कि 1 नॉन जीरो अब ये किसको बिलोंग कर रही है? ये आपका रूल जो है वो बेसिकली इसको बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इसमें आपका 1 नॉन जीरो है, बाकी सारे जीरो हैं, ठीक है।
समझ आई बात? इसमें किसके शुरू में? यहाँ पे देखें 1 नॉन 0। 1 नॉन 0 मतलब होता है कि एक नॉन 0 बाकी सारे 0 हैं। ये 1 लिखा हुआ है ना? नहीं नहीं, इसको थोड़ा समझाता हूँ आपको। देखें, मेरे पास वैल्यू है ये वाली, ठीक है। ये आपके पास वैल्यूज हैं। स्क्रीन स्टॉप तो नहीं है? लिख रहा हूं तो नजर आ रहा है? जरा 1 मिनट रुकिएगा, मैं कॉल सुन लूं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है जी। जी जी, खैरियत थी, लेक्चर कर रहा था मैं। नहीं नहीं, मेरे पास आवाज आपकी। चैनल पे मुवावी सॉफ्टवेयर? मुवावी कौन सा होता है? नहीं तो। आपका चैनल तो अभी तक ओपन नहीं किया। याद ही भूल जाता है मुझे यार। नहीं ना, याद ही नहीं। आपका चैनल हैक हो गया है? देख, ये अभी मैं क्लास खत्म करने वाला हूँ, हम फ्री होके देखते हैं, ठीक है। आपका जो है वो आईडी पासवर्ड तो मेरे पास पड़ा था, तो लेकिन मैंने उसको ना ओपन नहीं किया, क्योंकि वो कह रहे थे ना आप जो है मुझे मैसेज आना है, देन फिर आपका जो है वो चैनल ओपन होना था, तो इसलिए मैंने अभी ट्राई नहीं किया। नहीं नहीं, मैंने तो वो ओपन ही नहीं होना मेरे पास जब तक आप जो है वो उसको अलाउ नहीं करेंगे मुझे। जी जी, अभी लाइट भी चली गई है, मैं क्लास एंड करता हूँ, दूसरा इंटरनेट कनेक्ट करके देन फिर हम बात करते हैं अभी, ठीक है।